साथियों, आप सभी के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और इसी कड़ी में हम लोग पीसीएस मंत्रा कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले पार्ट में 70 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इस नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है शेष बचे हुए 70 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो देखिए, विश्व बैंक के द्वारा नहीं जारी की जाती है, ठीक है, ये बताना है। तो इसमें से देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है, ना कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो ए वाला आपका सही हो जाएगा। जबकि विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अर्ध वार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, ये सभी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निर्यात की कौन सी मदें सम्मिलित की जाती हैं। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निर्यात की कौन सी मदें सम्मिलित की जाती हैं। तो इसमें बीमा के प्रीमियम का भुगतान, प्रवासियों द्वारा प्रेषित राशि, व्यापारिक ऋणों का भुगतान, ये सभी के सभी शामिल किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। भुगतान संतुलन के चालू खाते में दृश्य और अदृश्य आयात और निर्यात कीमतों को सम्मिलित किया जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत में रुपए को चालू खाते में विदेशी मुद्रा से पूर्णतः परिवर्तनीय कब किया गया। तो 1994 में। ये चालू खाते में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये केवल चालू खाते में है, स्थायी खाते में नहीं है, मतलब, ठीक है। जो मतलब ये चालू खाते में, पूंजी खाते में नहीं है। पूंजी खाते में आंशिक रूप से परिवर्तनता लागू है। अगला है, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कहाँ स्थापित किया गया। तो 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। विशेष आहरण अधिकार एसडीआर का संबंध किससे है। तो इसका संबंध अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से है। इसे आईएमएफ ने 1970 में मुद्रा के रूप में अपनाया था। यह एक कृत्रिम मुद्रा है, ठीक है। इसका मूल्य बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है और वर्तमान में बास्केट ऑफ करेंसी में 5 मुद्राएं शामिल है। कौन कौन सी? अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेमिबी, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, ये 5 चीजें, 5 मुद्राएं शामिल है। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा का अवमूल्यन, डीवैल्यूएशन क्या होता है। तो मुद्रा का अवमूल्यन जो होता है, विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा देना, ये अवमूल्यन कहलाता है। ये ऑप्शन। अगला है, विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत किस वर्ष तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो 2030 तक। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह में निवेश शीर्ष निवेशकर्ता देश कौन सा है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक निवेश कौन कर रहा है। तो ये है आपका सिंगापुर। कौन है? सिंगापुर है नंबर 1 पर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो सिंगापुर नंबर 1 पे, मॉरिशस दूसरे नंबर पे है। विश्व बैंक के तहत 2022 में विदेशों से भेजे जाने वाले धन में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्त करता देश कौन सा है। तो ये है आपका भारत। सबसे अधिक जो बाहरी मुद्रा आती है वो भारत में आती है, जो रेमिटेंस आता है वो भारत को प्राप्त होता है। देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालीन सहायता कौन सी संस्था करती है। तो ये आपकी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष करती है, आईएमएफ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना इनमें से कौन सा ऐसे सही है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग में है। ये देखिए, एक सेकंड। तो पहला वाला कथन देखिए यहाँ पर सही है कि बीजिंग में है। दूसरा, भारत इसकी स्थापना से इसका सदस्य है, संस्थापक सदस्य नहीं। भारत इसका संस्थापक सदस्य नहीं है, 2017 में ये शामिल हुआ है, ठीक है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी कौन करता है। तो ये विश्व व्यापार संगठन करता है। कौन करता है? विश्व व्यापार संगठन। शार्क की स्थापना या दक्षेस कहते हैं, ठीक है। स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना जो है 1985 में, 1985 में ढाका शिखर सम्मेलन के निर्णय अनुसार हुई, ठीक है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है संगठन और उसके मुख्यालय में। तो देखिए, आसियान का मुख्यालय जकार्ता में, जकार्ता इंडोनेशिया। बिम्स्टेक का ढाका में। अंकटाड का जिनेवा स्विट्जरलैंड में। एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस के मनीला में है, ना कि बीजिंग में। तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन यहाँ पर दिए गए हैं, बताना इनमें सही कौन सा है। G20 की स्थापना 1999 में हुई थी
और हाल ही में इसका 2023 सम्मेलन भारत में हुआ है। ठीक है, तो ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी की कृषि के क्षेत्र में प्रधानता है? तो कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है। बाजार की दशाओं, मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की परिवर्तन उत्पन्न होती है? बाजार की दशाओं, मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की परिवर्तन उत्पन्न होती है? तो इससे घर्षणात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है? तो चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है, चक्रीय बेरोजगारी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं, बताना है इसमें से उपयुक्त में से सही कथन है। कौन से कथन सही है? पहला, विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है, ये कथन सही है। दूसरा, विकासशील देशों में बेरोजगारी का मूल कारण विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण मांग या व्यय का अभाव होता है। दो के दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है, भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है कैलोरी प्राप्ति के अनुसार। ठीक है, देखिए नीति आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी का पोषण प्राप्त न कर सकने वाला व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे अर्थात गरीब माना जाता है। अगला है कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि देखिए, जब विकास दर ऊंची होती तो शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती है, सही है। कारण ऐसा तभी होता है जब व्यवसायिक शिक्षा की कमी होती है। कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है? तो देखिए, समावेशित विकास को बढ़ाने की ग्रामीण विकास से हो सकता है, कृषकों की पर्याप्त साख से हो सकता है, कृषि विकास से हो सकता है, परंतु राष्ट्रीय आय की ऊंची दर से समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी इनमें से बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय एक्सचेंज स्टॉक की स्थापना हुई थी? तो राष्ट्रीय एक्सचेंज स्टॉक की स्थापना 1991 के फेरवानी समिति की संस्तुति पर 1992 में हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में संवेदी शेयर सूचकांक की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 30 है, ध्यान रखिएगा 30 है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। ये क्या है? शेयर बाजार में चलने वाले कारोबार को नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी के द्वारा इसको नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। सेबी को 1992 को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। भारत में इरडा निम्नलिखित में से किस कार्य को विनियमित करता है? किस क्षेत्र को विनियमित करता है? बीमा व्यवसाय को विनियमित करता है। भारत में किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिडबी की स्थापना की गई है? तो लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए इसकी स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 1989 में की गई। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? लखनऊ में। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की गई है? तो इसके लिए उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट एक का उद्देश्य क्या है? भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य लोगों की बचत को एकत्र करना, अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को संवर्धित करके औद्योगिक विकास को संवर्धित करना, ये सभी के सभी इसके उद्देश्य हैं। निम्नलिखित में से किस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है? किस उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को जारी किया जाता है? तो इसके द्वारा CRI रूरल अर्बन जो आपका CPI होता है, इसे जारी किया जाता है। देखिए, CPI के 4 प्रकार होते हैं। औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर लेबर के लिए CPI, ग्रामीण मजदूर रूरल लेबर के लिए CPI, और CPI ग्रामीण और शहरी संयुक्त के लिए। ठीक है, तो इनमें से प्रथम 3 मतलब आपका IW, IAL और RL, इन तीनों को श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, जबकि चौथे प्रकार के CPI रूरल अर्बन को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसको क्या किया जाता है? संकलित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी दर में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे
स्टैगफ्लेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं मुद्रास्फीति जनित मंदी। ठीक है, हिंदी में से मुद्रास्फीति जनित मंदी कहते हैं। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति और बेरोजगारी की उच्च दर का सामना करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा लागत जन्य मुद्रास्फीति है? कास्ट पुल इन्फ्लेशन का कारक है। तो कौन सा है इसमें? देखिए, इसमें मजदूरी दर में बढ़ोतरी देखिए, लागत प्रेरित, ये लागत जन्य है। लागत प्रेरित मुद्रास्फीति श्रम, कच्चे माल आदि जैसे आदानों की कीमतों में वृद्धि के कारण होने वाली मुद्रास्फीति है। उत्पादन के कारकों की बढ़ी हुई कीमत इन वस्तुओं की आपूर्ति में कमी की ओर ले जाती है, जबकि मांग स्थिर रहती है। वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है जिससे समग्र मूल्य स्तर में वृद्धि होती है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि लागत जन्य मुद्रास्फीति का कारक क्या है? मजदूरी दर में बढ़ोतरी। निम्नलिखित में से किस वर्ग पर मुद्रास्फीति का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? तो जो उत्पादक होता है, उत्पादक, मुद्रास्फीति के कारण उत्पादक तथा उद्यमी वर्ग को लाभ होता है। ठीक है, क्योंकि उत्पादक जिन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उनकी कीमतें बढ़ रही होती हैं तथा मजदूरी में भी वृद्धि कीमतों की तुलना में कम होती है। इस प्रकार मुद्रास्फीति से उद्यमी तथा उत्पादकों का फायदा होता है। अगला है, और जो ऋणी होता है, जो ऋण लिया होता है, उसको फायदा होता है। किस वक्र के द्वारा मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य विपरीत संबंध दर्शाया जाता है? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के मध्य जो है फिलिप्स वक्र होता है। कौन सा होता है? फिलिप्स वक्र होता है। देखिए, इसके अनुसार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध होता है, उल्टा, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ने पर बेरोजगारी कम होती है। मुद्रास्फीति की दर में किस वार्षिक वृद्धि को हाइपर मुद्रास्फीति कहा जाता है? जब ये 4 अंकीय हो जाता है। क्या होता है? 4 अंकीय हो जाता है। वर्तमान में जैसे 1000 की दर से बढ़ने लगे। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लक्षित मुद्रास्फीति कितनी है? तो यह 4% पर लाना है। देश का प्रथम पर्यावरण अनुकूल शेयर सूचकांक ग्रीनएक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा जारी किया गया। ठीक है, 2012 से जारी किया जाता है। जिन शेयरों का क्रय विक्रय नियमित रूप से प्रतिदिन शेयर बाजार में होता है, ऐसे शेयर को क्या कहते हैं? ऐसे शेयर को एक्टिव शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव शेयर कहते हैं। और कॉन्ट्रेरियन शेयर में उन शेयरों को शामिल किया जाता है जो बाजार के रुख से अलग दिशा में चलते हैं, अर्थात बाजार में शेयरों के भाव में वृद्धि हो रही होती है तो इन शेयरों के भाव कम होते हैं, और यदि बाजार का रुख गिरावट का है तो इन शेयरों का मूल्य बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति के तहत रिजर्व बैंक द्वारा प्रयुक्त गुणात्मक शाख नियंत्रण के उपायों में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें तरलता समायोजन सुविधा शामिल नहीं है। तरलता समायोजन सुविधा शामिल नहीं है। ठीक है, ये परिमाणात्मक शाख नियंत्रण के तहत आता है। आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर देखते हैं। 2 सूचियां दी गई हैं योजना और कब ये प्रारंभ हुई, इनको सुमेलित करना। तो देखिए, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना मई 2017। 2, किसान मान धन योजना सितंबर 2019। तो 3 से मिला दीजिए। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जून 2020 में। तो 4 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना दिसंबर 2016 से 1 से मिला दीजिए। तो 2341 सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत कितने रुपए तक की बीमा राशि प्रति परिवार प्रदान करने का प्रावधान है? तो 5 लाख तक की बीमा राशि। 5 लाख तक की बीमा राशि। इसको 2018 में प्रारंभ किया गया था, इस योजना को, आयुष्मान भारत योजना को। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं और बताना है उपयुक्त कथनों के आधार पर कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना का संबंध बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से सही है। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत एक निश्चित ब्याज दर खाते में जमा राशि पर दी जाती है। एक निश्चित ब्याज दर खाते में जमा राशि पर दी जाती है जो अपरिवर्तित रहती है। ये कथन सही नहीं है। अपरिवर्तित नहीं, परिवर्तित रहती है, जिसे समय समय पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा कथन असत्य है ये बताना। तो दूसरा कथन असत्य है ना, तो बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। पीएम श्री योजना की शुरुआत जो है कब हुई? तो ये इसकी शुरुआत जो है 5 सितंबर 2022 को इसका प्रारंभ किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। इस योजना के तहत स्कूलों के चयन के लिए कुछ मानक बनाए गए हैं। यह केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है
जिसमें स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से बल दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य स्कूलों को आदर्श विद्यालय बनाना है। दो सूचियां दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। योजना और कब प्रारंभ हुई? उज्ज्वला योजना ये 1 मई 2016 को, उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को, तो 3 से मिलाइए। निर्विक योजना 14 सितंबर 2019 को, 4 से मिला दीजिए। तेजस्विनी योजना 22 सितंबर 2019 होना चाहिए, ये 2015 नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे। और वहीं सहज योजना जो है ये 30 अगस्त 2015। तो इस प्रकार से आपका 3421 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सुमेलित, कौन सा सुमेलित नहीं है 116 में? तो देखिए, पीएम स्वामित्व योजना अप्रैल 2021 की है। ये उड़ान योजना अप्रैल 2016, तो उड़ान योजना जो है अप्रैल 2016 की नहीं बल्कि 21 अक्टूबर 2016 को प्रारंभ की गई। उड़े देश का आम नागरिक, तो अक्टूबर 2016 है, ये गलत हो गया। स्टैंड अप इंडिया अप्रैल 2016, स्टार्टअप इंडिया जनवरी 2016। एरो योजना का संबंध किससे है? इसका संबंध जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों को उन्नत बनाने से है, ठीक है। इसका प्रारंभ अगस्त 2018 में हुआ। आरोग्य श्री योजना का संबंध किस प्रदेश से है? आरोग्य श्री योजना का संबंध जो है ये उत्तर प्रदेश से। कहां से है? उत्तर प्रदेश से। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के मुफ्त इलाज हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरोग्य श्री योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को हर वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। अगला है जल जीवन मिशन शहरी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए, 2 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से सही कौन सा है। तो जल जीवन मिशन शहरी, शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति करना इसका उद्देश्य है। दूसरा, 2.86 करोड़ परिवारों को जल कनेक्शन देना। दो के दोनों सही है, ठीक है, तो सी ऑप्शन। अगला है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? योजना और कब प्रारंभ हुई? जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2015 की है, 12 अप्रैल 2005 की है। जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000 की है। अटल पेंशन योजना 1 जून 2015 की है, 1 जून 2015। सौभाग्य योजना ये सितंबर 2019 की नहीं बल्कि 25 सितंबर 2017 की, 25 सितंबर 2017 की है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। पहला है 4.22 करोड़ की जनसंख्या को कवर करने वाले महत्वपूर्ण जनजातीय आबादी वाले गांवों को आदर्श ग्राम रूप में रूपांतरित करना। सही है। यह योजना विकास के 8 क्षेत्रों में प्रमुखता से कमियों को कम करने की परिकल्पना करती है। ये भी सही, 2 का दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन। अब ये 8 क्षेत्र कौन से हैं? तो सड़क संपर्क, विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य उपकेंद्र, दूरसंचार संपर्क, जल निकासी, पेयजल सुविधा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। आगे बढ़ते हैं, 122 नंबर देखते हैं। 122 नंबर क्या है? 122 नंबर क्वेश्चन जो है आपका भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ठीक है। तो देखिए, भाग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता गरीब परिवार में जन्मी बेटियों के परिवार को प्रदान किया जाता है। साथ ही बेटी की मां को 5100 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अमृत काल के लिए विजन के अंतर्गत शामिल हैं। क्या शामिल है इसके अंतर्गत? युवा वर्ग पर विशेष ध्यान देने या देते हुए नागरिकों के लिए अवसर, रोजगार सृजन में वृद्धि, सुदृढ़ और स्थिर वृहद आर्थिक वातावरण। 3 के तीनों शामिल है, डी ऑप्शन। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अमृत काल सप्तऋषि प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। तो इसमें क्या शामिल नहीं है? तो देखिए, समावेशी विकास, युवा शक्ति, अवसंरचना और निवेश शामिल, परंतु नारी सशक्तिकरण इसमें शामिल नहीं है। नारी सशक्तिकरण इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें 7 क्या चीजें हैं? समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, हरित विकास, क्षमता उभारना, अवसंरचना और निवेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के अंतर्गत भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो कौन सी योजना शुरू करनी है? श्री अन्न योजना। श्री अन्न योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार उपलब्धियां, समावेशी विकास के तहत अब तक कितने ग्रामीण घरों को पेयजल कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है? तो अब तक 9 करोड़ घरों को। कितने? 9 करोड़ घरों को। हाल ही में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2023-24 के तहत रक्षा मंत्रालय हेतु कुल कितने लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो 5.94 लाख करोड़ रुपए, 5.94, ठीक है।
जबकि 2.7 लाख करोड़ जो है ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए, 1.96 लाख करोड़ जो है ये आपका किसके लिए है, 1.96 ये गृह मंत्रालय के लिए। ठीक है। अगला है, हाल ही में प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो ये है 24 करोड़। कितनी है, 24 करोड़। अगला है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट अनुमानों के आधार पर देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, 8% का योगदान है। कितना है, 8% का। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार देश को निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कब तक, तो 2070 तक। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार हाल ही में आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अंतर्गत कुल कितने ब्लॉकों को कवर करने की योजना है, तो कुल 500 ब्लॉकों को कवर किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के अनुसार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रदेश के कितने जनपदों में संचालित की जा रही है, तो यह जो है कुल 71 जनपदों में, 75 जनपद है, 71 में संचालित की जा रही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी विश्व के कुल सेवा निर्यात का कितने प्रतिशत रही है, तो कितने प्रतिशत रही है, 4% रही है। ठीक है। 2021 में सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी विश्व के कुल सेवा निर्यात का 4% रही है, 4%। आर्थिक समाचार 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022 के दौरान शीर्ष से कम होते हुए विदेशी मुद्रा प्राप्तकर्ता देश समूह थे, कौन से थे, तो भारत नंबर 1 पर है जो रेमिटेंस आता है। ठीक है, रेमिटेंस भारत नंबर 1 पे है, मैक्सिको दूसरे पे, चीन फिर चीन तीसरे पे, फिलीपींस चौथे पे, तो ए ऑप्शन हो गया। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023 को किस का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, ये किस रूप में घोषित किया गया है, पौष्टिक अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, मिलेट ईयर। आगे बढ़ते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है ये हमें बताना है। तो देखिए, भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है, सही है। भारत अंडा उत्पादन में तीसरे स्थान पर, ये भी सही है। भारत मांस उत्पादन में छठे स्थान पर है, ये भी सही। 8वें स्थान पर, ये भी सही है। देखो, अपना देश पर्यटन योजना में भारत से कुल कितने स्थानों का चयन किया गया है, तो कुल 50 स्थानों का चयन किया गया। कितने, 50। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सुमेलित है, तो 3 चीजों के बारे में बात किया गया। उपयुक्त में से सही उत्तर हमें बताना है। देखिए, नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी, 12 जुलाई 1982, सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को, तो पहला सही है, दूसरा गलत हो गया। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में, तीसरा सही है, तो पहला और तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना में वर्ष जुलाई 1969 में हुए थे, 1969 में। आगे बात करते हैं, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में कुल कितने संकेतकों को शामिल किया जाता है, तो इसमें कुल 10 संकेतकों को शामिल किया जाता है। निम्न को सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 3 चीजें दी गई हैं। तो देखिए, योजना आयोग इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी और 2015 1 जनवरी 2015 को इसे समाप्त कर दिया गया और नीति आयोग ला दिया गया। तो योजना आयोग 1950 में। फिर भारत की पहली पंचवर्षीय योजना जो है ये 1951 में, 1 अप्रैल 1951 में। ठीक है, तो पहले योजना आयोग, फिर आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है 3, फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को, तो आपका 2 हो गया, 1132 ए ऑप्शन। तो देखिए, इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी आपके कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में उसे बता सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।